नमस्कार मित्रों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास चल रहा था और हिंदी साहित्य के इतिहास में ये क्लास नंबर कितनी है? ये जो अपनी जो क्लास है ये है हमारी 24 नंबर की। ठीक है, जो क्लास संख्या है, क्लास संख्या अपनी है 24 नंबर की क्लास है और हिंदी साहित्य का इतिहास चल रहा है। आप सबको पता है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं और क्लास संख्या 24 नंबर की है साथियों। और आज हम लोग यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं आदिकाल की काव्य परंपराएं। जो आदिकाल की काव्य परंपराएं या आदिकाल की काव्य धाराएं हैं उनको हम लोग शुरू करेंगे और सारी काव्य धाराएं मैं एक साथ पढ़ा देता हूँ, आपको लिखवा देता हूँ कि ये हम लोग आदिकाल में पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात जो है आदिकाल में कौन कौन सी काव्य धाराएं, तो टॉपिक डालें यहाँ पर आदिकाल। ठीक है, आदिकाल काव्य धाराएं, काव्य धाराएं। आदिकाल में कौन कौन सी काव्य धाराएं हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सबसे पहले लिख लीजिए, एक साथ लिख लीजिए सारी की सारी। सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो है सिद्ध काव्य धारा। सॉरी, सिद्ध से पहले हम लोग यहाँ पर जो है अपभ्रंश काव्य धारा लिखो, अपभ्रंश काव्य धारा, अपभ्रंश काव्य धारा, अपभ्रंश काव्य धारा। और दूसरे नंबर पर हम लोग पढ़ने वाले हैं सिद्ध साहित्य, सिद्ध साहित्य हम लोग पढ़ने वाले हैं। और आप सबको पता है कि सिद्ध साहित्य के बाद में तो नाथ साहित्य ही आता है। ठीक है, और इसके बाद में चौथे नंबर पर रासो साहित्य को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, रासो साहित्य के बाद में हम लोग जो है रास या जैन साहित्य को हम लोग पढ़ने वाले हैं। रास और जैन एक ही बात है, रासो या साहित्य को या जैन साहित्य को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये आदिकाल में पढ़ने वाले हैं हम लोग, जो भी आदिकाल में पढ़ने वाले हैं ना वो सारी चीजें मैं लिखा रहा हूँ। छठे नंबर पर आप यहाँ लिख लीजिए लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य, लौकिक साहित्य को आप सबको पता है कि दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। लौकिक साहित्य को दो भागों में बांटा है और लौकिक साहित्य दो भागों में जो बांटा है वो लिख लीजिए, गद्य लौकिक साहित्य और पद्य लौकिक साहित्य। आप सबको पता है यहाँ पर गद्य लौकिक साहित्य, गद्य लौकिक साहित्य और पद्य लौकिक साहित्य। ठीक है ना, दो भागों में बांटा गया था, पद्य लौकिक साहित्य, पद्य लौकिक साहित्य, ये दो भागों में इसको बांटा है। तो इस तरह से हम लोग पढ़ने वाले हैं आदिकाल में। तो आज आदिकाल वैसे प्रॉपर तरीके से जिसे कहा जाए ना वो स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपभ्रंश काव्य धारा। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? अपभ्रंश काव्य धारा, लिख लीजिएगा आप इसको। आगे बढ़ते हैं, अपभ्रंश काव्य धारा टॉपिक डालिए सबसे पहले। तो अपभ्रंश काव्य धारा के पहले मैं तो आपसे चाहता हूं कि हम लोग सिद्ध साहित्य से शुरू करते हैं, अपभ्रंश को बाद में देखेंगे, पहले जो है ना हम लोग सिद्ध साहित्य से शुरू करते हैं। चलो लिखिए सिद्ध साहित्य, सिद्ध साहित्य से शुरू करो ताकि आपको समझ में आएगा। सिद्ध साहित्य से स्टार्ट करते हैं और सिद्ध साहित्य में सिद्ध का अर्थ होता क्या है ये सबसे पहली बात है। सिद्ध साहित्य में जो सिद्ध शब्द है इसका क्या अर्थ होता है? सिद्ध का अर्थ, इसका सिद्ध का अर्थ क्या है भाई, यही समझने वाली चीज है कि जो सिद्ध का अर्थ है वो क्या है। लिख लीजिए यहाँ पर मंत्रों अथवा तंत्र साधना, मंत्रों अथवा तंत्र साधना, तंत्र साधना, मंत्रों अथवा तंत्र साधना के माध्यम से सिद्धि प्राप्त करने वाला, मंत्रों अथवा तंत्र साधना के माध्यम से सिद्धि प्राप्त करने वाला, साधना के माध्यम से सिद्धि प्राप्त करने वाला, सिद्धि प्राप्त करने वाला, ये होता है भाई। सिद्ध का अर्थ क्या होता है? मंत्रों अथवा तंत्र साधना के माध्यम से सिद्धि प्राप्त करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? जो है सिद्ध कहते हैं। ठीक है, और अब इसके बाद में देखिए कि जो सिद्ध साहित्य है वो क्या होता है, सिद्ध साहित्य किसे कहते हैं उसके बारे में हम लोग लिखने वाले हैं। आप लिखिए यहाँ पर सिद्ध साहित्य किसे कहा जाता है, पूरा कंप्लीट अर्थ में लिखा रहा हूं क्योंकि एक तरह से परिभाषा ही है, आप लोग यहाँ पर देख भी लीजिएगा। आदिकाल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा, आदिकाल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा, आदिकाल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा के वज्रयानी या सहजयानी कवियों द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार, सहजयानी कवियों द्वारा अपने
धर्म का प्रचार प्रसार अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जिस साहित्य मतलब क्या है कि जो बौद्ध धर्म की महायान शाखा है या महायान शाखा के भी वज्रयान जो है या सहजयानी है, उनके जो कवि हैं उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जिस साहित्य, यहां पर लिख लो सही से, जिस साहित्य की रचना जनभाषा में हुई, जिस साहित्य की रचना जनभाषा में हुई, जिस साहित्य की रचना जनभाषा में हुई उसे सिद्ध साहित्य के नाम से जाना जाता है। उसे सिद्ध साहित्य के नाम से जाना जाता है। देखो, सबसे मुख्य बात क्या है कि आदिकाल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा के वज्रयानी या फिर या सहजयानी, किसकी शाखा थी? महायान शाखा। उसमें वज्रयानी या सहजयानी कवियों के द्वारा, जो इन शाखाओं के जो कवि रहे हैं उनके द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, इन्होंने अपने धर्म का जो प्रचार प्रसार किया उसके लिए जिस साहित्य की रचना जन भाषा में हुई, यानी कि साधारण भाषा में हुई, बोलचाल की भाषा में हुई, उसे ही सिद्ध साहित्य के नाम से जाना गया। आप सबको पता है कि सिद्ध का अर्थ क्या होता है? मंत्र अथवा तंत्र साधना के माध्यम से जो सिद्धि प्राप्त कर लेता है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? सिद्ध कहते हैं। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में सिद्धों के बारे में जानकारी सबसे पहले हमें कहां पर मिलती है? ये वर्ण रत्नाकर में मिलती है। इस बात का ध्यान रखना, तो लिख लीजिए यहां पर, सिद्धों के बारे में सबसे पहले जानकारी हमें कहां से मिलती है? वर्ण रत्नाकर से प्राप्त होती है। सिद्धों के बारे में जो सबसे पहले जानकारी हमें प्राप्त होती है वो कहां से प्राप्त होती है? वर्ण रत्नाकर से प्राप्त होती है। मुझे आप कमेंट करके बताओ कि वर्ण रत्नाकर जो है वो किसने लिखा? वर्ण रत्नाकर के जो है राइटर, जो इसके रचनाकार हैं वो कौन है? आप मुझे कमेंट करके बताना इस बात को, ठीक है। चलिए आगे लिखिए, सिद्धों का समय क्या रहा था? यहां पर लिख लीजिए, सिद्धों का जो समय है वो क्या रहा? लिखो, सिद्धों का समय। अब सिद्धों का जो समय है वो क्या है? सिद्धों का समय यहां पर लिख लीजिए, सिद्धों का समय है 8वीं सदी से लेकर के 13वीं सदी तक। 8वीं सदी से या 13वीं सदी से लेकर के 8वीं सदी तक, तो लिख लीजिए 8वीं सदी से लेकर के 13वीं सदी तक रहा है, या शताब्दी लिख दो, एक ही बात है। इनका समय रहा है, 8वीं से लेकर के 13वीं शताब्दी तक इनका समय रहा है। किसका? सिद्धों का समय रहा है। अब आगे बात करते हैं कि जो सिद्धों के प्रमुख केंद्र थे वो कौन कौन से रहे। सिद्धों के जो प्रमुख केंद्र रहे हैं उनके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। लिखिए यहां पर, सिद्धों के प्रमुख केंद्र। जो सिद्धों के प्रमुख केंद्र है साथियों वो भी लिख लीजिए। तो सिद्धों के जो प्रमुख केंद्र है वो कौन कौन से रहे हैं? श्री पर्वत, लिखो यहां पर, सिद्धों के जो प्रमुख केंद्र है वो कौन कौन से हैं? श्री पर्वत और नालंदा और विक्रमशिला, नालंदा विक्रमशिला और उड़ीसा भी रहा, बंगाल भी रहा था, नेपाल भी रहा था। ये जो है ना साथियों सिद्धों के प्रमुख केंद्र रहे। श्री पर्वत, नालंदा, विक्रमशिला, उड़ीसा, बंगाल और नेपाल, ये सिद्धों के प्रमुख केंद्रों में माने जाते हैं, ठीक है। इसके बाद लिखिए यहां पर, और इसके बाद में क्या हुआ ये भी लिख लीजिए। बाद में मुस्लिम आक्रमणों से आक्रांत होकर के, यानी कि परेशान होकर ये भोट देश की तरफ चले गए। ये भोट देश की तरफ चले गए।
देखो सबसे पहले तो जिनका श्री पर्वत, नालंदा, विक्रमशिला, उड़ीसा, बंगाल और नेपाल रहा, लेकिन उसके बाद में फिर मुस्लिम आक्रमण हुआ, या मुस्लिम जो राजा थे, मुस्लिम जो शासक थे, उनका आक्रमण हुआ। तो उसके बाद में फिर ये उनसे परेशान हुए, परेशान होकर के फिर ये कहाँ चले गए, भोट देश की ओर चले गए। भोट देश का मतलब होता है ऐसा देश जहां पर किसी से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है, तो उसकी ओर ये फिर ये चले जाते हैं। ठीक है, यहां तक तो कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। देखो साथियों, एक पर्टिकुलर एक जगह पर समेट करके सारे मैटर को मैं आपको दे रहा हूं। इसके अलावा आपको कोई बुक, कहीं से नोट्स, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मेरा वादा है। लेकिन बस इसको आप लिखिए, लिखने के बाद में आप इसको पढ़िए, ये सबसे मुख्य बात है। बार बार इसको रिवाइज कीजिए, ये सबसे मुख्य बात होती है, ठीक है, ऐसे नहीं है। अब देखो सबसे पहले अब यहां पर लिखिए आप लोग, सिद्धों की संख्या कितनी थी, लिखो। सबको पता है ये क्वेश्चन, तो सिद्धों की संख्या, जो सिद्धों की संख्या रही है वो कितनी है, जो सिद्धों की संख्या है वो यहाँ पर 84 है। कितनी थी सिद्धों की संख्या, कितनी मानी गई है, 84 मानी गई है। ये भी कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। आगे लिखिए। अब प्रथम जो सिद्ध कवि थे वो कौन थे, लिख लो। प्रथम सिद्ध कवि, प्रथम सिद्ध कवि किसको माना जाता है, जो प्रथम सिद्ध कवि है वो कौन है, जो प्रथम सिद्ध कवि है वो है सरप्पा। किसको माना जाता है प्रथम सिद्ध कवि, सरप्पा को माना जाता है। फिर आगे लिखिए, अंतिम सिद्ध कवि, अंतिम सिद्ध कवि यहां पर किसको माना गया है, जो अंतिम सिद्ध कवि है वो मत्स्येंद्र नाथ है। कौन है, मत्स्येंद्र नाथ। अंतिम सिद्ध कवि किसको कहा गया है, मत्स्येंद्र नाथ को कहा गया है, याद रख लेना भाई, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं इसी क्रम में। अब लिखो, सिद्धों सिद्धों में योगिनियों की संख्या कितनी थी, सिद्धों में योगिनियों की संख्या, सिद्धों में जो योगिनियों की संख्या थी वो कितनी थी साथियों, वो 4 थी। सिद्धों में जो योगिनियों की संख्या थी वो 4 थी। जो बस सिद्ध में जो है ना फीमेल भी तो रही होगी ना, तो उनकी संख्या कितनी मानी गई है, 4 मानी गई है। तो उनको भी आप यहाँ पर लिख लीजिए। सबसे पहले लिखिए जी, लक्ष्मी करा, क्या नाम था सबसे पहले, लक्ष्मी करा। फिर मणिभद्रा, ठीक है। और तीसरे नंबर पर लिखिए मेखलापा, ठीक है। चौथे नंबर पर लिखिए कनकलापा, ठीक है ना। तो ये 4 योगिनियां थी किसमें, सिद्धों में, लक्ष्मी करा, मणिभद्रा और मेखलापा और कनकलापा। इनको भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कितनी योगिनियां थी, तो 4 थी। सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है, 84 मानी गई है। सिद्धों के प्रथम कवि किसको कहा जाता है, सरप्पा को कहा जाता है। अंतिम कवि किसको कहा जाता है, मत्स्येंद्र नाथ को कहा जाता है, ठीक है ना। बहुत बार क्वेश्चन, इनमें से कौन सी योगिनी जो है सिद्ध साहित्य में नहीं थी, या सिद्धों में नहीं गिनी गई थी, तो इनमें से कौन सी गिनी गई थी, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अगर हार्ड बनाया जाए तो पेपर को। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। सिद्धों और नाथों दोनों में गिने जाने वाले कौन कौन हैं, उनके बारे में लिख लेते हैं। अब जो सिद्धों और नाथों में गिने जाते हैं, सिद्धों में भी गिने जाते हैं और नाथों में भी गिने जाते हैं, वो लिख लीजिए। सिद्धों और नाथों में गिने जाने वाले, सिद्धों और, डालिए टॉपिक, सिद्धों और नाथों में गिने जाने वाले। अब सिद्धों में और नाथों में, जो सिद्धों में भी गिने जाते हैं और नाथों में भी गिने जाते हैं, वो कौन कौन है। आप यहां पर एक ट्रिक लिख लीजिए, सबसे मुख्य बात, एक ट्रिक लिख लीजिए, म जा ना च और गो, म जा ना च गो, मजा नाच गो, मजा नाच गो, ये एक ट्रिक लिख लीजिए। और इसके अनुसार किस किस को गिना जाता है वो भी आप यहां पर लिख लीजिए। सबसे पहले जो है म से तो क्या बन जाएगा, म से क्या बनेगा, मत्स्येंद्र नाथ बन जाएगा, ठीक है ना। मत्स्येंद्र नाथ, मत्स्येंद्र नाथ बन जाएगा, इसको सही लिख लीजिए, मत्स्येंद्र नाथ, ठीक है। इसके बाद में जा से क्या बनेगा, जालंधर नाथ, जालंधरप्पा, हाँ। इसके बाद में ना से क्या बनेगा, ना से नागार्जुन बनेगा, नागार्जुन बन गया। इसके बाद में च से क्या बनेगा, च से बनेगा चरपटनाथ, ठीक है। और गो से क्या बनेगा यहां पर, गोरखनाथ। तो ये हैं साथियों 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 ऐसे रहे हैं हिंदी साहित्य में रचनाकार, या फिर कह दो नाथ साहित्य के या सिद्ध साहित्य के जो भी कवि हैं, उनमें मत्स्येंद्र नाथ, जालंधरप्पा
और नागार्जुन, चरपटनाथ और गोरखनाथ, इनको नाथों में और सिद्धों में दोनों में गिना जाता है। तो इस तरह याद रख लेना, मजा नाच गो, मजा नाच गो। तो इस तरह से याद रख लेना, म से मत्स्येंद्रनाथ, जा से जालंधरप्पा, ना से नागार्जुन, च से चरपटनाथ और गो से गोरखनाथ। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, सिद्ध साहित्य का पता लगाने वाले प्रथम विद्वान कौन है, ये भी आप लिख लीजिए। सिद्ध साहित्य का पता लगाने वाले प्रथम विद्वान, सिद्ध साहित्य का पता लगाने वाले प्रथम विद्वान कौन है? तो सिद्ध साहित्य का पता लगाने वाले जो प्रथम विद्वान हैं वो कौन है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर लिखते हैं भाई। चलो लिखो, सिद्ध साहित्य का पता लगाने वाले प्रथम विद्वान कौन है। लिखते हैं यहाँ पर, सिद्ध साहित्य का सबसे पहले, सिद्ध साहित्य का पता सबसे पहले, सिद्ध साहित्य का जो पता है वो सबसे पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी, सबसे पहले हर प्रसाद शास्त्री, सॉरी हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं, हर प्रसाद शास्त्री, सबसे पहले हर प्रसाद शास्त्री ने 1907, सिद्ध साहित्य का पता जो है सबसे पहले हर प्रसाद शास्त्री ने 1907 में नेपाल से प्राप्त किया, तथा उन्होंने नेपाल से प्राप्त किया तथा, आगे लिख लीजिए, तथा उन्होंने 1917 ईस्वी में सिद्धों की वाणियों का संकलन किया। 1917 ईस्वी में सिद्धों की वाणियों का संकलन किया, सिद्धों की वाणियों का संकलन किया, उन्होंने सिद्धों की वाणियों का संकलन किया। तो ये चीज भी आपकी इंपॉर्टेंट है भाई। तो सबसे पहले जो है सिद्धों का पता सबसे पहले किसने लगाया, या सिद्ध साहित्य का पता सबसे पहले किसने लगाया था, वो था हर प्रसाद शास्त्री। उन्होंने 1907 में नेपाल से प्राप्त किया था इनका। तो उसके बाद में फिर क्या हुआ, इन्होंने 1917 में सिद्धों की वाणियों का संकलन फिर बाद में किया था। 1917 में किसने किया था, हर प्रसाद शास्त्री ने किया था भाई। ठीक है, इसके बाद में लिखिए यहां पर, बोधगान ओ दोहा के नाम से प्रकाशित करवाया, बोधगान ओ दोहा के नाम से प्रकाशित करवाया। फिर इन्होंने ये किस नाम से प्रकाशित करवाया था, बोधगान वो दोहा नाम से प्रकाशित करवाया था। और इसमें जो है बंगला अक्षरों में करवाया था, इसको किसमें करवाया था, बंगला अक्षरों में करवाया था, इसको बंगला अक्षरों में प्रकाशित करवाया था भाई, बंगला भाषा में प्रकाशित करवाया था, कहने का मतलब ये। चलिए अब टॉपिक डालिए, सिद्ध साहित्य के आधार ग्रंथ कौन कौन से रहे हैं। अच्छा टॉपिक है, सारी चीजें लिखा रहा हूं, कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूं भाई, है ना। सिद्ध साहित्य के आधार ग्रंथ, अब सिद्ध साहित्य के जो आधार ग्रंथ रहे हैं वो कौन कौन से रहे हैं, आप लिख लीजिए यहां पर भी। सिद्ध साहित्य के जो आधार ग्रंथ हैं लिखो, सबसे पहले साधन समुच्चय, दूसरा है मंजूश्री मूल रूप, और यहां पर तीसरा लिख लीजिए आधिकर्म प्रतीप। तो सिद्ध साहित्य के जो आधार ग्रंथ रहे हैं, साधना समुच्चय, मंजूश्री मूल रूप और आधिकर्म प्रदीप, ये अटपटे ही नाम हैं इनके, तो ये सिद्ध साहित्य के आधार ग्रंथों में माने जाते हैं साथियों। ठीक है, आगे लिखते हैं इसी क्रम में, ये तीनों ही ग्रंथ श्री पर्वत पर रचे गए थे। लिख लीजिए यहां पर, ये तीनों ही ग्रंथ जो है श्री पर्वत पर रचे गए थे। ये तीनों ही ग्रंथ कहाँ लिखे गए थे, श्री पर्वत पर लिखे गए थे, जहां पर एक मुख्य केंद्र भी रहा था श्री पर्वत।
उड़ीसा भी मुख्य केंद्र था इनका, तो ये तो आपको पता होना चाहिए, मैंने सारे मुख्य केंद्र लिखवा दिए आपको। सिद्धों के जो मुख्य केंद्र है वो कौन कौन से रहे, मैंने सारी चीजें आपको लिखवा दी। तो ये जो तीनों ग्रंथ थे वो कहाँ लिखे गए थे, श्री पर्वत पर लिखे गए थे। चलिए आगे बात करते हैं अब इसी क्रम में, सिद्धों की भाषा कौन सी रही, लिखो। अगला टॉपिक डाले सिद्धों की भाषा, सिद्धों की भाषा अगला टॉपिक है, सिद्धों की भाषा कौन सी रही है भाई, लिखो यहां पर सिद्धों की जो भाषा है वो कौन सी रही है। तो नंबर एक बात करते हैं, सिद्धों की भाषा, सिद्धों की भाषा 1000 वर्ष पुरानी बांग्ला भाषा है। सिद्धों की भाषा 1000 वर्ष पुरानी बांग्ला भाषा है, बांग्ला भाषा है। ये किसने बात कही, ये कही है हरप्रसाद शास्त्री ने। ये किसने कही भाई, हरप्रसाद शास्त्री ने कही, हरप्रसाद शास्त्री ने ये बात कही थी। किसने कही थी, हरप्रसाद शास्त्री ने ये हम लोगों से कहा। लेकिन इनकी भाषा बांग्ला रही है क्या, हमने पढ़ा भी है पहले, आपको पता भी है कि कौन सी रही थी। चलिए आगे लिखिए, इनका एक टिप्पणी लिख लेते हैं हम लोग, यहां पर एक टिप्पणी लिखते हैं कि भाई बांग्ला रही है क्या, एक टिप्पणी लिखिए यहां पर। हरप्रसाद शास्त्री ने, हरप्रसाद शास्त्री ने सिद्धों की भाषा को, हरप्रसाद शास्त्री ने सिद्धों की भाषा को, हरप्रसाद शास्त्री ने सिद्धों की भाषा को जो है आलो आंधरी, आलो आंधारी, आलो आंधारी यानी कि अंधेरे में उजाला, अंधेरे में उजाला, अंधेरे में उजाला कहा है। मतलब क्या है कि हरप्रसाद शास्त्री ने सिद्धों की भाषा को क्या कहा, आलो आंधारी यानी कि अंधेरे में उजाला कहा है भाई साहब। ये कहने वाले जो है हरप्रसाद शास्त्री ही थे। आगे बात करते हैं इसी क्रम में, यहां पर नंबर 2 पे सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित, सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित, देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश, मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी, या पुरानी हिंदी, या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा, काव्य भाषा है। तो याद रखना, सिद्धों की जो उद्धृत रचनाओं की जो भाषा है वो देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश, या तो देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश है या फिर पुरानी हिंदी काव्य भाषा मानी गई है। लेकिन यहां तक भी बात संतुष्ट नहीं हुई और आगे फिर हम बढ़ गए यहां पर तीसरे नंबर पर। और तीसरे नंबर पर क्या कहा जाता है कि मुनिदत्त सूरी, मुनिदत्त सूरी, मुनिदत्त सूरी तथा मुनिदत्त सूरी तथा मुनि अद्वैवज्र, ये याद रखना, दोनों के दोनों याद रखना, मुनिदत्त सूरी या मुनि अद्वैवज्र ने सिद्धों की भाषा को संधा भाषा कहा। ने सिद्धों की भाषा को, सिद्धों की भाषा को जो है संधा, सिद्धों की भाषा को जो है संधा भाषा कहा। अब सबसे पहले जो सिद्धों की भाषा को संधा भाषा कहने वाले कौन थे, मुनिदत्त सूरी और मुनि अद्वैवज्र जो थे। तो इनका याद रखना, मुनिदत्त सूरी और मुनि अद्वैवज्र ने सिद्धों की भाषा को संधा भाषा कहकर पुकारा था। ये आपको बात याद रखनी है, संध्या भाषा, संधा भाषा, ठीक है, ये याद हो जाना चाहिए। चलिए अब यहां पर लिखिए आप संधा भाषा के अर्थ क्या है, लिखो, टॉपिक डालिए, संधा भाषा का अर्थ। संधा भाषा का अर्थ क्या होता है भाई साहब, ये भी आप लिख लीजिए, क्योंकि सभी लिखाते हैं तो मैं भी लिखाई देता हूं संधा भाषा का अर्थ क्या होता है। चलो सबसे पहले लिखिए, अंतःसाधनात्मक, अंतःसाधनात्मक, अंतःसाधनात्मक अनुभूति, अनुभूति की प्रतीकात्मक, अनुभूति की प्रतीकात्मक भाषा। सबसे पहले बात तो यह है
कि अंतः साधनात्मक अनुभूति, यानी कि अंतः साधना, मन में जो एक बात आती है साधना के स्वरूप, उसको अनुभव करना, या प्रतीकात्मक या प्रतीक के रूप में जो भाषा है, जो देखी जाती है, प्रतीक है, उस भाषा के रूप में अगर हम बात करें तो संध्या भाषा का अर्थ निकल के आता है। इस संध्या भाषा का अर्थ दो मीनिंग बताइए, अंतः साधनात्मक अनुभूति कह दो, या संध्या भाषा का मीनिंग है क्या, अंतः साधनात्मक अनुभूति कह दो या प्रतीकात्मक भाषा कह दो। और ये सबसे पहले जो बताने वाले कौन थे, इस भाषा को कहने वाले कौन थे, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। क्या नाम था, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने जो संध्या भाषा है उसके दो अर्थ बताए, अंतः साधनात्मक अनुभूति या प्रतीकात्मक भाषा, ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है। लेकिन ये बात भी जो यहाँ पर थोड़ी सी मामला जो है खटाई में पड़ गया, और कुछ स्पष्ट और कुछ अस्पष्ट रहा। इसका अर्थ, संध्या का अर्थ एक और होता है, कुछ स्पष्ट और कुछ अस्पष्ट, कुछ स्पष्ट और कुछ अस्पष्ट, यह भी इसका अर्थ निकाला जाता है। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने तो क्या माना, अंतः साधनात्मक अनुभूति या प्रतीकात्मक भाषा माना है, या फिर इसका अर्थ हम ये भी ले सकते हैं, कुछ स्पष्ट और कुछ अस्पष्ट भी हम इसका अर्थ ले सकते हैं। साथियों आगे बात करेंगे, अब जो है अगला टॉपिक डालिए, इन सिद्ध साहित्य की विशेषताएं या प्रवृत्तियां। यहां से अब स्टार्ट करते हैं। सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियां, सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियां या कह दो विशेषताएं, या कह दो साथियों विशेषताएं। तो सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियां या विशेषताएं हम लोग स्टार्ट करेंगे, और ये कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है, आज इतना ही पढ़ेंगे। सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियां, सिद्ध साहित्य की विशेषताओं से हम लोग जो है कल शुरू करने वाले हैं, वो 25 नंबर की क्लास होगी। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, और शायद अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और वीडियो को जरूर से जरूर पसंद कीजिएगा, और कमेंट जरूर कीजिएगा कैसी लगी क्लास, कैसा लगा मैटर। देखो मेन तो मैटर है, आपको एक जगह मैटर लिखवा देना, ये सबसे मेन बात होती है, क्योंकि इसमें समझाने की ऐसी कोई बात नहीं है, बस एक जगह मैटर कौन लिखा रहा है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और समझना तो देखो इसमें क्या समझाना, ये तो एक पढ़ने वाली बात है, रटने वाली बातें हैं, बार बार पढ़ने वाली बातें हैं, इसमें कुछ समझने वाली बात है ही नहीं। देखो ग्रामर है, काव्य शास्त्र है, इन चीजों में समझाया जाता है, इनमें कुछ नहीं है, बस बार बार पढ़ते रहो। अब इसमें क्या है कि कुछ अस्पष्ट और कुछ स्पष्ट, बस संध्या भाषा का अर्थ क्या होता है, ये होता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने प्रतीकात्मक भाषा या मानी है, अंतः साधनात्मक भाषा मानी है, तो इसमें तो ये तो याद रखने वाली चीजें हैं भाई, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी ठीक है, कुछ चीजें ऐसी है जो हमें डायरेक्ट नहीं, थोड़ी बहुत समझ में भी आनी चाहिए। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अब आदिकाल में, आदिकाल की काव्य धाराएं, और सबसे पहले हमने शुरू किया है आज सिद्ध साहित्य को, और सिद्ध साहित्य में हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियां, सिद्ध साहित्य की विशेषताएं क्या क्या है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।